बिस्मिल्लाह करते हैं। शाबाश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और आज जो है डिटेल में दोबारा इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इधर देखें, इससे पहले कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करें, हमारे पास कुछ कंपाउंड हैं। उन कंपाउंड में से नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ कुछ कंपाउंड है। इसके अलावा नाइट्रोजन की जो फैमिली है उसके जो फर्दर एलिमेंट्स हैं उनके भी हाइड्रोजन के साथ कुछ कंपाउंड है। सपोज नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं। ये तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके ये कंपाउंड बनाते हैं। इस तरह ऑक्सीजन का और ग्रुप 6 के जो अदर मेंबर्स हैं वो भी दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मुख्तलिफ ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, H2S, H2O, H2S वगैरह वगैरह, बाकी ग्रुप 6 के जितने भी मेंबर हैं। इसके अलावा जो फ्लोरीन है या ग्रुप 7 के बाकी मेंबर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है या इसके अलावा ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ऐसे मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड बनाते हैं। जनरली ट्रेंड ये है, नॉर्मल बिहेवियर ये है कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं ऐसे कंपाउंड में जहां ग्रुप 5 वाले तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं या ग्रुप 6 वाले जो है दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं या ग्रुप 7 वाले एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। तो जो आपके पास नॉर्मल कंपाउंड है, जो नॉन मेटालिक कंपाउंड है, उसमें मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जब आप टॉप टू बॉटम इस ग्रुप में आते हैं या टॉप टू बॉटम इस ग्रुप में आते हैं या टॉप टू बॉटम इस ग्रुप में आते हैं तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक साइज के साथ या मॉलिक्यूलर वेट के साथ है। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, फास्फोरस का साइज बड़ा है, और इस तरह जब आप नीचे आते हैं यहाँ फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है और आयोडीन का उससे बड़ा है। तो जब साइज बढ़ता है या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ती है तो इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। अगर इसी एनालिसिस को, इसी बात को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज ये हमारे पास इसका टॉप मेंबर नाइट्रोजन है तो NH3, उसके बाद मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? PH3, उसके बाद कोई थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर जो भी है। इसके अलावा अगर आपके पास ये फर्दर ग्रुप है ग्रुप 6 वाला तो सपोज वाटर का, उसके बाद H2S का, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर का, नेक्स्ट का, क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा। और इस ग्रुप में अगर HF है, उसके बाद HCl और फर्दर जितने भी होंगे उनके बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन इसका जो असल ग्राफ है वो हमें ऐसे नहीं मिलता, वो हमें ऐसे मिलता है। इनके जितने भी बाकी मेंबर्स हैं सबके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन इनके जो टॉप मोस्ट मेंबर्स हैं इनके ये मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग ग्रुप से ज़्यादा है और यही वजह हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ लेकर जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसका टॉप मेंबर कौन सा है? NH3 है ना, तो NH3 का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इस तरह मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये NH3 है। उसके बाद PH3 और उसके बाद एक एक का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट वक्त के साथ साथ ऐसे बढ़ता है। यहाँ जगह नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे टॉप मोस्ट मेंबर का ज़्यादा है और उसके बाद जो PH3 है, PH3 से जो नीचे है उसका बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल ये पहला NH3 का ज़्यादा है, फिर PH3 है, फिर फर्दर ग्रुप का इंक्रीज़ होगा क्योंकि साइज़ बढ़ेगा और इसका भी इंक्रीज़ होगा और इसका भी इंक्रीज़ होगा। अगर ये ग्रुप उठा के देख लें तो इनमें से वाटर का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसके बाद H2S है या जो फर्दर जितने भी ये ग्रुप मेंबर होंगे उसका होगा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट वेट के साथ साथ वो बढ़ेगा। और अगर नेक्स्ट ग्रुप देख लें इस HF का, इसमें HF का ज़्यादा है, उसके बाद HCl है, HBr है, HI है, जो भी है, इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों इन टॉप मेंबर के मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से ज़्यादा है?
वैसे ऐसे होना चाहिए था कि ये ऐसे लीनियर ग्राफ होते, लेकिन ये कर्व क्यों है, क्यों इन तीनों मेंबर की मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इधर देखें, नॉर्मल जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के या इस ग्रुप के, उसमें पाया जाता है डाइपोल डाइपोल मोमेंट। हमने कहा ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, और पोलर पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी बॉन्ड होती है, फिजिकल, डाइपोल डाइपोल फिजिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें से इस pH3 के डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम है तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इसके ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है और इसका सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो टॉप मेंबर है इनमें डाइपोल डाइपोल मोमेंट के अलावा एक और भी स्पेशल टाइप ऑफ फिजिकल फोर्सेस है जिनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, और उसी एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बाकी मेंबर से इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि ये जो नॉर्मल मेंबर्स हैं इनमें सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, और यहाँ जो मेंबर है उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हैं और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज से ज़्यादा है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह अकर होता है या किस तरह ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है। पहले इसको डिफाइन करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ऐसे कंपाउंड में पाया जाएगा, रूल नंबर 1, कि जिसमें नाइट्रोजन हो, जिसमें ऑक्सीजन हो या जिसमें फ्लोरीन हो, यानी ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। रूल नंबर 2, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके अलावा इनके साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन भी हो, तब जाके इन कंपाउंड में आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन के हवाले से कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, लेकिन हमारा फोकस एवरेज नॉलेज पे होगा। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, जो अभी एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, तो कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? बेसिक अभी हमने स्टडी किया कि 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और उसके अलावा एक्टिव हाइड्रोजन होने चाहिए। ऐसे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ डायरेक्टली अटैच हो। अब 1 बाय 1 ज़रा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन कंपाउंड में किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है। तो सबसे पहले अमोनिया देख लें। अमोनिया का फार्मूला है NH3 और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब भी है। और देखें, पहला कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बिल्कुल है। दूसरा कंडीशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। तीसरा कंडीशन एक्टिव हाइड्रोजन है, देखिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ है ना, और डायरेक्टली अटैच है, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ये भी है। लेकिन हम इन दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है प्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। और जब भी फिजिकल अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान होगी, इस बॉन्ड को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ आ रहे हैं? तो इस वजह से इन मॉलिक्यूल में अगर आप देख लें, इन मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है। नेक्स्ट देख लें, अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक ये है, और एक्टिव हाइड्रोजन भी 2 है, एक ये है और एक ये है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल आम कंडीशन पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखिए ये अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है और उसका एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अब ये हाइड्रोजन भी बाकी हैं, तो ये हाइड्रोजन वाटर के इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये भी बाकी है,
तो ये किसी चौथे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक वाटर मॉलिक्यूल आम कंडीशन पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और नेक्स्ट देख ले, आपके पास सपोज HF मॉलिक्यूल है, तो इसमें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला रूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दूसरा रूल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और तीसरा रूल हाइड्रोजन एटम्स भी हैं। तीनों अवेलेबल है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एज अ नेगेटिव पार्ट काम करता है, और ये एक्टिव हाइड्रोजन है कौन सा काम करता है, एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इनके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के वैल्यूज हाई है। अब देखिए एक पहला पॉइंट, वाटर में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 2 आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने चाहिए, मगर यहाँ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते। पहला पॉइंट। इधर HF में देख लें, HF में भी अगर आप देख लें 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक ही आपके पास क्या है, एक ही आपके पास हाइड्रोजन है। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने चाहिए मगर बनता सिर्फ एक है। इसके 2-3 टेक्निकल रीजन है। पहला टेक्निकल रीजन ये है, उन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा बनता है, सबसे ज्यादा प्रोबेबल होता है जहां पे नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो और अगर एक्टिव हाइड्रोजन बराबर हो तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ कितने हैं, 2, और एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो किसी दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव पेयर के साथ 2 उसके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना। और इसके भी जो प्रोटॉन है वो भी किसी दूसरे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो चूंकि दोनों की तादाद इक्वल है, यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दूसरे 2 वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और खुद इसके 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, तो यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर्स और हाइड्रोजन की तादाद सिमेट्रिक हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ये तादाद सिमेट्रिक हो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इक्वल बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और एक्टिव हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ बनाए, समझ आ रही है ना पॉइंट की। अब इस हाइड्रोजन के लिए अगर ये हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल के साथ इन्वॉल्व होगा, इसके लिए लोन पेयर नहीं बचेगा। समझ तो आ रहा है ना। तो लोन पेयर अगर नहीं बचता तो ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। अब इधर भी देख लें, ये एक लोन पेयर अगर इस एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मजीद हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लोन पेयर 3 है और हाइड्रोजन 1 है। अगर लोन पेयर भी 3 होते और हाइड्रोजन भी 3 होते, फिर सिमेट्रिकल होते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती। नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्री या स्टेबिलिटी। इधर देखिए, ये अमोनिया को अगर आप मजबूर करें, इस अमोनिया को इस हाइड्रोजन को भी मजबूर करें कि किसी दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाए, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, और इसको भी आप मजबूर करें, तो ओवरऑल ऐसा मॉलिक्यूल ओरिएंट हो जाएगा जो थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली इंतहाई अनस्टेबल होगा। उसकी ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी। उसकी ज्योमेट्री जब बिगड़ जाएगी, इतना टेंशन उस मॉलिक्यूल में होगा जिसको हम सेकंड ईयर में एंगल स्ट्रेन कहते हैं। इतना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आएगा कि वह मॉलिक्यूल बिल्कुल स्टेबल ही नहीं होगा। तो लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टेबिलिटी को लाने के लिए, तो हम न शेप डिस्ट्रॉय करेंगे, न ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय करेंगे, न थर्मोडायनामिक पैरामीटर डिस्ट्रॉय करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ऐसा बॉन्ड बने जो हर कंडीशन पे स्टेबल हो। अब देखें, अगर HF को मजबूर किया जाए, अब देखें HF आम कंडीशन पे इसका सिर्फ ये एक पेयर किसी दूसरे H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर आप इसके इस पेयर और इस पेयर को मजबूर करें कि ये किसी दूसरे H के साथ और F, और ये किसी तीसरे H और F के साथ, तो अगेन मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे भी आप थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, काइनेटिक पैरामीटर, शेप, स्टेबिलिटी, टेंशन, एंगल स्ट्रेन सब आप बिगाड़ रहे हैं। जब आप बिगाड़ेंगे तो आपका नेट जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल नहीं होगा। इसलिए कभी कभार आपसे क्वेश्चन किया जाता है,
इनमें अगर आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख ले, ये लीनियर है, लेकिन HF का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जिगजैग में है। HF ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ऐसे, इसको जिगजैग कहते हैं। अब इधर देखें, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वैसे तो 3 है, मगर चूंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये सिर्फ एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? और इसका भी। तो अगर आप देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ऐसे जिगजैग मैनर में है। कभी कभार ये क्वेश्चन किया जाता है, तो क्वेश्चन आपसे है व्हाई, ये क्यों इस तरह से जिगजैग मैनर में है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 टाइप्स हैं। इधर देखिए, पहले टाइप को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो। अब देखिए, ये एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है और ये दूसरा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है। सो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरे मॉलिक्यूल के इस एक्टिव चार्ज के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमीन के 2 इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के दरमियान। लेकिन नेचर में ऐसे मॉलिक्यूल भी है कि इसमें ऐसे ग्रुप या एटम्स हो कि वो क्या करें, कि वो एक दूसरे के साथ एक ही कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें। यानी एक ही कंपाउंड में कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन या जिसमें फ्लोरीन होंगे, और वो एक ही कंपाउंड के सिमिलर एटम्स जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं उसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए, ये मैंने फिनोल ड्राई किया है। अगर एक फिनोल है, फिनोल ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कि बेंजीन रिंग होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये सपोज आप कंसिडर करें कि ये दूसरा फिनोल रिंग है जिसमें ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो ये एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है और ये दूसरा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है तो नेगेटिव चार्ज और एक्टिव हाइड्रोजन भी है। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन मौजूद है तो पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल के दरमियान है, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये जो मैंने अभी फिनोल रिप्रेजेंट किया है ये वाला, अगर आप ऐसे करें कि यही फिनोल ले लें और इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो कि जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांसेस हो, फिर यही फिनोलिक रिंग जो है खुद आपस में भी एटम्स इसमें ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये मैंने ऐसे लिखा है, इसको ऐसे सीधा करें इस फिनोल रिंग को। जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें OH ग्रुप है, तो मैं लिख सकता हूँ ONH। और इसमें ऐसे ग्रुप भी है जिसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब आप देख लें, इसमें ऐसे 2 ग्रुप्स हैं जिनमें से उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नंबर 2, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नंबर 3, दोनों के दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अपने ग्रुप के मेंबर्स हैं, टॉप मेंबर्स हैं। और नंबर 3, दोनों के पास एक्टिव हाइड्रोजन्स भी हैं। तो क्या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे एटम्स हैं जो खुद आपस में क्या बनाते हैं? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साथ क्या बनाएगा? इस नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, लिहाजा ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब देखिए, ये तो आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर वालों के लिए बेंजीन और फिनोल के चैप्टर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ख़ासकर ये इंट्रा और इंटर, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसको वहाँ पे एक टॉपिक कहते हैं किलेशन या चिलेशन, या वहाँ एक टॉपिक है स्टीम डिस्टिलेशन। वहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं
हैं कि ऐसा कौन सा लिक्विड है जो जल्दी डिस्टिलेट होगा, ऐसा कौन सा लिक्विड है जो पानी के साथ डिसोशिएट ज़्यादा होगा, ऐसा कौन सा लिक्विड है जो पानी में कम डिसोशिएट होगा। वहाँ पे 3 चैप्टर में ये डिस्कशन होगी। और वहाँ पे पहला अल्कोहल में कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा या पानी के साथ स्ट्रांग होगा। इसके अलावा अमाइंस में है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, आपस में ज़्यादा या पानी के साथ ज़्यादा, और फिनोल या बेंजीन के चैप्टर में भी, लेकिन वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये मैं भूल गया था कि ये क्यों जिगजैग हैं। अब देखिए, नॉर्मली जो HF को अगर आप स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे ऐसा वाला, तो स्ट्रेट में ये कभी भी स्टेबल नहीं होता। इसका एक रीज़न ये है, फ्लोरीन का साइज छोटा है और इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एनी टाइम पे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसके साथ जो अटैच ग्रुप है, तो आप खुद अंदाज़ा करें, अगर हम जनरली इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालें फ्लोरीन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं 1, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, और sp3 में एंगल कितना होगा 109.5, तो यही फ्लोरीन है। आप इसको ऐसे कंसिडर करें, ये वो अटैच ग्रुप और ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये सीधा किसी ग्रुप को अटैच करेगा तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर इन दोनों को क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा, और रिपेल करने की वजह से ये सीधी स्ट्रक्चर से जिगजैग में चलेगा। समझ आइए ना। ये आप कंसिडर करें कि मेरा हाथ फ्लोरीन है, ऊपर सपोज हाइड्रोजन अटैच है, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक और मार्कर दे दें तो ये तीसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये नीचे हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, नीचे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन ये दोनों हमेशा उसको क्या करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है 109 है। तो यहाँ देखें, इस रिपल्जन की वजह से ये ऐसे स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, बल्कि ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये थोड़ा सा दूर जाएगा और ये ऐसे जिगजैग में आएगा। तो देखिए, इसको फिर ऐसे ये जिगजैग, इसके अलावा फिर इस मॉलिक्यूल का जिगजैग, इस मॉलिक्यूल का जिगजैग, यानी ये थोड़ा सा ऐसे 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 हो जाएगा ऐसे, यानी ये भी इसको रिपेल करता है। अब देखिए, तीनों अगर एक ही प्लेन में हो, ऐसे हो, एक दूसरे को तीनों रिपेल करेंगे ना, तो इस रिपल्जन को कम करने के लिए ये थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा और ओवरऑल इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल स्पाइरल टाइप बन जाएगा, जिगजैग बन जाएगा, ताकि ओवरऑल थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को कायम कर सकें। इसके साथ जो है ये ख़त्म हो जाता है। इधर देखिए, पहला जो पॉइंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये भी फिजिकल इंटरेक्शन है और ये भी डाइपोल मोमेंट का एक टाइप है, लेकिन ये वो स्पेशलाइज्ड डाइपोल मोमेंट है कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन फिजिकल फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और नेक्स्ट अगर आप देख ले, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में हमने एक पॉइंट मिस किया था कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस शेप्स पे भी डिपेंड करते हैं। इधर देखें, अगर आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हों कि जिनकी शेप लीनियर हो, जो क्या हो, लीनियर हो, तो लीनियर मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा डाइपोल या सबसे ज़्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ये एग्जिस्ट होंगे। अगर आपके पास मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, मॉलिक्यूल ब्रांच है, तो ब्रांच में से आपके पास जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे वो कम होंगे। मैं कहता हूँ एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का फार्मूला है CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। इस कंपाउंड को पेंटेन कहते हैं। इसमें 5 कार्बन है। सो सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। यही कंपाउंड है। इसका जो फार्मूला है, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे ब्रांच की शक्ल में भी लिख सकते हैं। और इसके 2 किस्म की ब्रांच हम बना सकते हैं। पहला ब्रांच CH3
और C, और इधर हमने एक ब्रांच बनाया है और ये CH है, तो H ब्रांच नहीं है, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ, और फिर CH2 और फिर CH3। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह हाइड्रोजन काउंट करें, इन दोनों में हाइड्रोजन इक्वल होंगे, तो ये CH2 की ब्रांच नहीं है, मैं ऊपर लिखता हूँ। ऐसे कंपाउंड जिसमें ऐसी ब्रांचिंग हो, ऐसे कंपाउंड को आइसो कंपाउंड कहते हैं, आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो स्ट्रेट चेन हो, इनको लीनियर या नॉर्मल कंपाउंड्स कहते हैं। तो जो नॉर्मल कंपाउंड्स है, इसके सामने हम N लिखते हैं। अब इसमें 5 कार्बन है और नॉर्मल है, तो 5 कार्बन वाले कंपाउंड को पेंटेन कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं N पेंटेन। N मीन स्ट्रेट चेन पेंटेन, इस तरह सीधा मॉलिक्यूल। अगर उसमें एक ब्रांच है, ऐसे कंपाउंड को आइसो कहते हैं, तो हम कहते हैं आइसोपेंटेन, यानी 5 कार्बन इसमें है मगर एक ब्रांच है इसमें से। और नेक्स्ट आपके पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये ब्रांच दोनों तरफ से हो, देखिए ऊपर भी है, पहले तो ये स्ट्रेट चेन है, ऊपर भी है और नीचे भी है, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, इसको कहते हैं न्यू, इसको कहते हैं न्यू पेंटेन। तो कभी कभार एक क्वेश्चन किया जाता है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अगर इस कंपाउंड को आप बॉयल करें, इस कंपाउंड को आप बॉयल करें या इस कंपाउंड को आप बॉयल करें, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो ज़रा तीनों का ऊपर रिलेशन चेक करते हैं। अगर आपके पास कोई नॉर्मल कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, और नीचे ये देखिए ये एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है कि जिसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और एग्जैक्टली इसके नीचे सिमिलर मॉलिक्यूल है और इसमें भी एग्जैक्टली कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। और अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, उनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस पाए जाते हैं, तो ये कार्बन जब इस कार्बन के करीब आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को एक साइड पे शिफ्ट करेगा और न्यूक्लियस को दूसरे पे, और फिर अपोजिटली जो पोल्स होंगे, जो इंस्टेंटेनियस डायपोल होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर आप देखें इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, तो जब मॉलिक्यूल लीनियर हो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा पाए जाते हैं, लिहाजा उनके जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। अब यही कंपाउंड है जिसमें एक ब्रांच है, तो ये वो ऑप्शन ए है। ये ऑप्शन बी जो आइसो कंपाउंड है, इसमें 1 2 3 और 4, और इसमें एक ही ब्रांच है ऐसे, और नीचे 1 2 3 और 4, और इसमें एक ही ब्रांच है। तो देखिए ये लीनियर चेन है और ये आपके पास लीनियर चेन है, और ये एक ब्रांच और ये भी एक ब्रांच, तो सिर्फ ये एक एक ब्रांच एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कम हो गई, ये भी अट्रैक्ट कर सकते हैं मगर उनका गैप इतना ज़्यादा है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो कम है, तो लिहाजा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। और लास्ट वन अगर आप देख लें, तो लास्ट वन जो है वो ऐसे है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, और इस तरह दूसरा भी है, ये एक चेन और ये दूसरा चेन, और सपोज इसके नीचे है और इसमें भी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो देखिए सिर्फ ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो भी क्योंकि ओवरऑल इतना ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, एक कम स्पेस में दोनों नहीं आ सकते, तो लिहाजा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे कम है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इसलिए हम कभी कभार ये भी कहते हैं कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस मॉलिक्यूल के ओवरऑल शेप पे भी डिपेंड करते हैं। इसके साथ ये ख़त्म हो जाता है।